तो आइए स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 9, पास्ट पेपर 2017। प्रिपरेशन फॉर SPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम फॉर स्टाफ नर्स एंड रिटन टेस्ट। हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 से 50 तक इंशाल्लाह हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36। टेम्पररी एंड ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज। एक डिजीज है, उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं मगर वो डिजीज क्यूरेबल नहीं है, वो डिजीज खत्म होने वाली नहीं है, परमानेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली डिजीज है। या तो फिर हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो डिजीज जो है वो क्योर नहीं होती मगर उसके जो सिम्टम होते हैं टेम्पररी वो जो है सबसाइड हो जाते हैं, वो हाइड हो जाते हैं टेम्परली, देन दोबारा वो जो है जाहिर हो जाते हैं। मगर वो डिजीज जो है वो क्यूरेबल नहीं होती, या तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती अवेलेबल, या तो फिर वो डिजीज जो है वो हम प्रॉपर क्योर नहीं करते मगर उसके सिम्टम जो है वो हाइड हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहें? ऑप्शन ए में है केयर, ऑप्शन बी में है रिमिशन, ऑप्शन सी में है रिलैप्स, ऑप्शन डी में है एग्जासर्बेशन। अब हम देखें कि ऑप्शन ए में केयर, केयर क्या होती है? किसी का भी ख्याल रखना, देखभाल करना। जैसे हम केयर के लिए डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पेशेंट हमारा जो होता है वो अनएबल टू केयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, पेशेंट अपना खुद ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ती है। तो केयर इज द जनरल टर्म, जो कि मेडिकल केयर हो, नर्सिंग केयर हो, मदर केयर हो, वट एवर जो भी हो उसमें आ सकते हैं सारी चीजें। तो उनमें से केयर जो है वो एक रिलेशन है, सिंपैथेटिक रिलेशन है केयर गिवर और केयर टेकर, जो केयर जिसको दी जाती है और जो दे रहा है दोनों में। तो सिंपैथेटिक इंटरेक्शन, रहमदिली का उस पे जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट, तो ये तो इसका नहीं हो सकता, साइन सिम्टम से इसका रिलेशन नहीं है। देन हमारे पास है रिमिशन। रिमिशन इज द करेक्ट ऑप्शन। रिमिशन का मतलब ये होता है कि हम पेशेंट को ट्रीट करें मगर हम पेशेंट की जो डिजीज है वो प्रॉपर क्यूरेबल ना हो, उसको क्यूरेट हम ना कर सकें, देन उसके सिम्टम जो है समटाइम के लिए हाइड हो जाएं, तो उस कंडीशन को कहते हैं रिमिशन। देन हमारे पास है रिलेप्स। अगर कोई बंदा किसी एनजीओ में या न्यूट्रिशन वगैरह के प्रोग्राम में काम कर रहा है तो वहां पे रिलेप्स के केसेस होते हैं। व्हाट आर द रिलेप्स? रिलेप्स का मतलब होता है रिटर्न ऑफ डिजीज और सिम्टम ऑफ दैट डिजीज आफ्टर इम्प्रूवमेंट। किसी पेशेंट को ट्रीट करें, वो ट्रीट करने के बाद पेशेंट जो है प्रॉपर क्योर हो जाए, प्रॉपर ठीक हो जाए। जब वो ठीक हो जाए तो दोबारा वो बीमार हो जाए सेम डिजीज के साथ, सेम सिम्टम के साथ, तो इस कंडीशन को कहते हैं रिलेप्स। रिलेप्स केस ज्यादातर रीएडमिशन होते हैं, उनकी एडमिशन दोबारा होती है, रिलेप्स होते हैं। क्योर किया ऐसी कंडीशन, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, फॉर एग्जांपल जो है मलन्यूट्रिशन का पेशेंट है हमारे पास, उसको मरासमस है, मरासमस के साथ उसकी जो मॉक है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है वो 11.5 से कम है। जब हमने उसे ट्रीट किया, न्यूट्रिशनल थेरेपी दी, उसके बाद हमने उसकी जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है वो 12.5 से ज्यादा आ रहा है, तो हमने पेशेंट को क्योर कर दिया, हमने उसकी मेडिसिन स्टॉप कर दी या उसकी न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशनल थेरेपी थी वो स्टॉप कर दी। बाद में जब पेशेंट वापस गया घर में तो घर में भी उसको प्रॉपर खाना या वो उसकी जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो प्रॉपर नहीं मिली, उसके बाद वो फिर दोबारा जो है उसका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस मींस मरासमस की कंडीशन में दोबारा चला गया, तो इस कंडीशन को कहेंगे रिलेप्स। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डी है एग्जासर्बेशन। एग्जासर्बेशन का मतलब है ज्यादा डिटोरिएट होना, ज्यादा खराब होना।
कोई कंडीशन हो पेशेंट की, वो ज्यादा खराब हो, एग्जासेर्बेट हो, वर्सन हो, या फिर वो कोई इमोशंस हो वो पीक लेवल पे चले जाएं, तो इस कंडीशन को भी कहते हैं एग्जासर्बेशन। एग्जासर्बेशन का मतलब है वर्सन होना, ज्यादा खराब होना, साइन सिम्टम जो है वो ज्यादा जो है इम्प्रोवाइज प्रोमिनेंट हो जाना। तो रिलेप्स, रिमिशन, एग्जासेर्बेट। और उसके बाद हमारे पास केयर था, तो केयर जो है वो इस टर्म्स में नहीं आता। समीना काइंडली आप जो है म्यूट पे रखें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। ऑल ऑफ द बिलो आर द सिम्टम ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में जो कार्डियोपल्मोनरी वेसल्स हैं उनका जो है अरेस्ट हो गया। देन हमारे पास कौन से साइंस हैं जो उसके हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के, बाकी एक है एक्सेप्ट जो कि उसका साइन नहीं है। तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में क्या होता है कि पल्सलेस भी हो जाता है पेशेंट, प्यूपिल जो है वो डायलेशन भी हो जाते हैं, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो 15 नॉर्मल होता है, तो वो भी जो है पेशेंट का लो हो जाए, लॉस हो जाए, जीसीएस कॉन्शियसनेस भी जो है पेशेंट की वो भी लो हो जाए, तो ये सिम्टम तो होते हैं। मगर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल इज द आई डिजीज। ये आंख की एक कंडीशन है, डिजीज है, जिसे कहते हैं मियासिस। मियासिस में क्या होता है कि प्यूपिल जो है कंस्ट्रक्शन हो जाता है और करीब की जो नियर साइटेडनेस है वो कम हो जाती है और फार साइटेडनेस जो है वो सही होती है। कंस्ट्रक्टेड, देखिए आप अगर आप क्लोज देखते हैं तो आप आंख को बिल्कुल खोल खोल के देखते हैं, मगर आप जब दूर तक देखें तो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं आई प्यूपिल को, आई प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करके उसको क्लोज करके और आप दूर तक देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो एक आई डिजीज है और उस आई डिजीज की कंडीशन का नाम है मियोसिस। मियोसिस में आई जो प्यूपिल होता है वो कंस्ट्रक्टेड होता है, स्मॉल हो जाती है, आंख छोटी हो जाती है उसमें। और बाकी ये जो सिम्टम है पल्सलेस, वीक पल्स, अनकॉन्शियस, प्यूपिल डायलेटेड, प्यूपिल डायलेटेड इन सच कंडीशन जब पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो जाए, जब पेशेंट जो है डेथ भी हो जाती है, पेशेंट की अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं प्यूपिल डायलेशन चेक करते हैं। तो प्यूपिल डायलेशन जो है वो जो सिम्टम इसकी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की होती है जब अगर पेशेंट रिवर्स नहीं होता तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इंटेरल फीडिंग इज रेफर्ड फीडिंग थ्रू। इंटेरल फीडिंग का मतलब है हम फीडिंग देते हैं किस तरीके से, तो हमें पता है एनजी ट्यूब के थ्रू जो फीडिंग देते हैं हम, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, अच्छा ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब के अगर हम दें तो उससे भी हम इंटरनल फीडिंग दे सकते हैं, मगर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ओ जी, ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब, ओजी और एनजी। एक होता है ओजी जो माउथ से लगाएं और एनजी जो नोज से लगाएं। वो जाहिर है ट्यूब से हम दे रहे हैं, उसका माउथ से कोई रोल नहीं है, मगर क्योंकि हमने ओरल कैविटी से पास किए इसलिए हम उसे ओजी कहते हैं। ओरल रूट जो है हमारा वो नॉर्मल रूट है। ओरल रूट ओजी और ओरल रूट में डिफरेंस है। ओरल रूट जो है हम नॉर्मल खा पी रहे हैं मुंह से, तो वो चीज जो है वो ओरल रूट में आती है। मगर अगर हम ट्यूब लगाएं मुंह से, ओजी ट्यूब लगाएं, ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब हम लगाएं, ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब लगाएं, तो वो ट्यूब फीडिंग होगी। तो इंटेरल फीडिंग जो है डायरेक्ट हम जो है स्टमक में का कोई चीज पोर करें जिसपे ना हमारे माउथ को लगे ना हमारे एसोफेगस को लगे, वहां पे एक ट्यूब जो है हम लगा दें। और उसके अलावा इंटरनल फीडिंग में तो हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड आता नहीं। इंट्रावेनस रूट जो है उसे हम पेरेंट्रल रूट कहते हैं। पेरेंट्रल रूट से हम देते हैं आईवी फ्लूइड्स देते हैं, आईवी, अच्छा टोटल प्रोटीन थेरेपी टीपीएन हम जो है पेशेंट में देते हैं, कुछ पेशेंट में सम आईसीयू की कंडीशन में, तो वो हम देते हैं, तो वो होता है इंट्रावीनस रूट और पेरेंट्रल रूट। स्टमक ट्यूब नाम से कोई चीज नहीं है, एनजी ट्यूब है, ओजी है, तो बाकी स्टमक ट्यूब जो है उसे कोई मेडिकल टर्म के नाम से कोई चीज नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, दो टर्म यूज होते हैं। एक तो हम ट्यूब लगाते हैं फीडिंग के लिए, एक ट्यूब हम लगाते हैं वॉश के लिए। जब हम वॉश कर रहे हैं, पेशेंट का स्टमक वॉश करने लगे हैं हम, स्टमक वॉश करने लगे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेवेज। दो टर्म यूज होते हैं। और दूसरा होता है गैवेज। गैवेज का मतलब होता है न्यूट्रिशन देना, फीडिंग देना। और लेवेज का मतलब होता है स्टमक वॉश करना। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, जब हम कैथेटर को वॉश करते हैं, ब्लेडर को वॉश करते हैं, यूरिनरी ब्लेडर को, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे स्टमक के वॉश करने को लेवेज कहते हैं, स्टमक से फीडिंग देने को, ट्यूब फीडिंग देने को हम कहते हैं गैबेज। देन हम अगर वॉश करते हैं कैथेटर को या ब्लेडर को वॉश करते हैं सम कंडीशन में, तो उसे कौन सा टर्म यूज होता है? आप काइंडली इसका जवाब चैट में जरूर देना। उसके अलावा हमारे पास जो रूट्स हैं इंजेक्शन के, वो इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राथिकल है, और उसके अलावा जो है इंट्राडर्मल है, सबकुटेनस है। तो उनके एंगल्स भी, और ये हम पढ़ेंगे कि कौन से में कौन से यूज होते हैं, अगर उन पे क्वेश्चन आता है तो जनरली हमें रूट पता। तो उसके अलावा इंट्रामस्कुलर जो हम इंजेक्शन देते हैं, वो जो है 4 मसल्स हैं जहां पे हम देते हैं। डेल्टॉइड मसल, वेस्टस लिटरलस, वेंट्रोग्लूटल, डॉर्सोग्लूटल मसल में। तो ये मसल कहाँ है? डेल्टाइड मसल जो है वो आर्म में होती है, डेल्टाइड मसल। और वहां पे इंजेक्शन हम 90 एंगल पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। देन हमारे पास है वेस्टस लेटरलस। वेस्टस लेटरलस मसल जो है थाई की इंटीरियर साइड से, उस थाई में ये जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, वो मोस्टली जो बच्चे न्यूनेट होते हैं उनमें जो हम इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, वो हम लगाते हैं वेस्टस लिटरलस में। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। जब बच्चे इन्फेंट से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम लगाते हैं डार्सो ग्लूटल, मीन्स बटक की मसल में। तो जब बच्चा जो है न्यूनेट होते हैं तो उसमें वेस्टस लिटरलस में, और जब वो इन्फेंट से बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनमें हम लगाते हैं डॉर्सो ग्लूटल मसल, मीन्स बटक मसल पे इंजेक्शन लगाते हैं। वेस्टस लिटरलस पे क्वेश्चन जो है एसपीएससी का आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द वर्ड फिलेटस। फिलेटस वर्ड फॉर रेफर टू किसके लिए यूज होता है? कॉन्स्टिपेशन के लिए, लूज वाटरी स्टूल हो उसके लिए, उसके अलावा कोलेप्स इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन जो है वो कोलेप्स हो जाए, बल्बस हो जाए, इंटरससेप्टेशन हो जाए, उनके लिए हम यूज करते हैं। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज के लिए यूज करते हैं नहीं। फिलेटस का जो मतलब होता है, मीन्स इंटेस्टाइनल गैस। जो गैस, ये इंटेस्टाइनल, जिन पेशेंट लोगों को गैस होता है वो समझते हैं कि हमारा डाइजेशन नॉर्मल है, इस वजह से गैस जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो इंटेस्टाइनल गैस है वो एक एबनॉर्मलिटी है। उसके लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर, और एंटागेस सिरप। एंटागेस में बहुत सारे सिरप आते हैं। एंटागेस इज द मोस्ट एक्यूरेट थेरापी फॉर द फिलेटस। फिलेटस हो तो जो है वो जो इंटेस्टाइनल ग्लूकोजा होता है उसमें चेंज आ जाती है, इसकी वजह से इंटेस्टाइनल में जो है गैस की पैदा होना शुरू हो जाता है। उसके लिए एंटागेस सिरप, बहुत सारे माइलेंटा 2 होता है, पोलिक्रॉल, और भी बहुत सारे नामों से आते हैं। तो इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो। ये एबनॉर्मलिटी है नॉर्मल बंदे में, जो आम लोग समझते हैं ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं होता। तो फिलेटस वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइनल गैस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रिएटेड थ्रू व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब देखें, ज्यादा सर जो हम ड्रग्स खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, पेशेंट को देते हैं हम, और उसमें पेशेंट को हम जो है इंजेक्टेबल्स में फॉर्म में दें, वो हम पेशेंट को ओरल फॉर्म में दें, या किसी और फॉर्म में दें, तो वो ज्यादातर जो ड्रग्स हैं हम पेशेंट को देते हैं, या हम ना कभी कोई इलनेस हो जाए तो खाते हैं, तो वो एक्सक्रिएट जो होती हैं सारी ड्रग्स जाकर किडनी में होती हैं। समटाइम जो है कुछ ड्रग्स डिटॉक्सिफाई होने के लिए जो टॉक्सिन है वो लिवर में भी जाती हैं।
बाकी जो ड्रग्स हैं मोस्ट कॉमन प्लेस जो है उसकी वो है किडनी। उसके अलावा अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता द मोस्ट ड्रग्स आर या मोस्ट एनेस्थेसिक ड्रग्स एक्सक्रिएटेड थ्रू व्हिच ऑफ फॉलोइंग, तो आपका जवाब क्या होता? अगर यहाँ पे होता मोस्ट एनेस्थेसिक ड्रग्स आर एक्सक्रिएटेड थ्रू व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर्गन, तो ये आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का भी आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो पहले का मैं बता देता हूं, आप दूसरे इसका जवाब बता देना। पहले का है ब्लेडर इरिगेशन। टर्म यूज होता है ब्लेडर इरिगेशन। ब्लेडर इरिगेशन का मतलब है कि सजाद, वेरी गुड सजाद। तो सजाद ने बहुत अभी ज्वाइन किया है और अभी जवाब दिया आई थिंक। तो जवाब है लंग्स। अगर एनेस्थेसिक ड्रग्स हों तो वो एनेस्थेसिक जो ड्रग्स होंगे वो एक्सक्रिएट आउट होती हैं कहाँ से? सजाद नहीं, साजिद, सॉरी। तो ज्यादातर जो ड्रग्स एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं वो एक्सक्रिएट आउट होती हैं लंग्स से जाकर, और बाकी जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी किडनी में जाती हैं। तो ब्लेडर पे मैं बता रहा था कि ब्लेडर को वॉश करना या कैथेटर वॉश करना, तो इसको कहते हैं हम ब्लेडर इरिगेशन। ब्लेडर इरिगेशन जो है उसमें हम वॉश करते हैं थ्री वे जो है कैथेटर लगा के उसको वॉश करते हैं ब्लेडर को। डिफरेंट कंडीशन है उसमें वॉश किया जाता है। हम उस पे अलग से जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो जरूर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41। अ टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेकन विदाउट वाटर। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो वाटर के साथ लेनी होती हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो विदाउट वाटर लेनी होती है। तो मोस्टली जो सडेटिव ड्रग हैं, और सडेटिव में भी सडेटिव कफ मिक्सचर जो है, कफ मिक्सचर जो है हमारे, वो जो है विदाउट वाटर मीन्स ड्रग लेने के बाद, सिरप पीने के बाद इसके ऊपर पानी ना पिया जाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। अब देखें यहाँ पे है लेक्सेटिव। लेक्सेटिव जो ड्रग्स होती हैं वो स्टूल सॉफ्टनर होती है, बावेल मूवमेंट को इंक्रीज करती हैं और स्टूल को सॉफ्ट करती हैं, स्टूल सॉफ्टवेयर सॉफ्टनर होती हैं। ये यूज होती हैं कॉन्स्टिपेशन में, हम जैसे एक ऑप्शन पढ़ के। उसके अलावा यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो यूज की जाती हैं। Ciprofloxacin is the most common drug to be used as anti urinary tract infection। तो एंटी यूरिनरी एंटीसेप्टिक का मतलब जो है वो कोई खास नहीं है। एंटीसेप्टिक आप यूरिनरी ट्रैक्ट को मतलब कैसे करेंगे? इरिगेशन करेंगे ज्यादातर अगर ब्लैडर हो तो इसमें जो एंटीबायोटिक यूज होती है कॉमनली वो सिप्रोफ्लैक्सन यूज होती है अगर उस पे आए तो। एंड आयरन प्रिपरेशन, तो आयरन प्रिपरेशन भी जो है वो उसका नहीं है। आयरन तो हम आयरन के टेबलेट जो है वो लेते हैं उसके साथ, पानी के साथ तो नहीं लेते। तो हम कौन सा नहीं लेते? सेडेटिव कफ मिक्सचर। अच्छा, लेक्सेटिव की बात करें हम, तो लेक्सेटिव की बहुत सारी ड्रग्स है, लाइले के बहुत सारी हैं। तो लेक्सोप्रान है, तो वो तो हम पानी में डाल के पेशेंट को कहते हैं कि पानी में मिक्स करके आधे कप पानी में पिया कर, तो उसमें तो पानी ऐड होता है। तो मोस्ट इजी अंडरस्टैंडिंग देखें आप, अगर सवाल को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आप इजी समझ जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपके साथ क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। द क्लाइंट विद कलर ब्लाइंडनेस विल मोस्ट लाइकली, इस पे और क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द हेरिडिटरी डिजीज। सवाल था
कि which of following is the hereditary disease। उसमें बहुत सारी और डिजीज थी, टाइफाइड था, मीजल और ट्यूबरकुलोसिस, और उसके साथ था कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ज्यादातर वुमेन में होता है। इसका अगर आ जाए कि रेशो किस में ज्यादा होता है तो वुमेन में होता है। हेरेडिटी डिजीज है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। कलर ब्लाइंडनेस इज द हेरेडिटी डिजीज व्हिच ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग, और मोस्टली अफेक्टेड जो है उसका जेंडर वो है फीमेल। तो उसमें दो कलर हैं जिसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग। तो वो कौन से कलर हैं? एक रेड और दूसरा ग्रीन। दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ऑरेंज, वायोलेट, वाइट, वाइट तो चलो कलर नहीं है, वायोलेट, ऑरेंज, तो इनमें रेड और ग्रीन। अगर यहाँ पे होता कि ग्रीन, वायलेट, रेड एंड ए एंड सी, तो हम वो ऑप्शन करते, क्योंकि दोनों ग्रीन और रेड में जो है फर्क नहीं कर पाते, और ये हेरिडिटी डिजीज है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। सर्कलिंग एनीमा जब देते हैं तब क्यों सिरप लैक्सेटिव मिक्स करते हैं? ये आपकी मुझे बात समझ में नहीं आई शाजिया हक। के क्लीन एनिमा, क्लीन एनिमा जो होती है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। आप क्लीन एनिमा में जो है वो लेक्सेटिव सिरप मिक्स नहीं करते, क्योंकि क्लीन एनिमा में अपने जो केमिकल फार्मूलेशन है वो बनी हुई होती है और वो देती है। ग्लिसरीन सपोजिटरी यूज करेंगे आप, क्लीन एनिमा यूज करेंगे, तो जो भी यूज करें आप उसमें मिक्स नहीं करेंगे लेक्सेटिव सिरप। ये कोई पुराना मेथड हो तो हो सकता है, मगर स्टैंडर्ड नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है। Question number 43. Steroid, if used following kidney transplantation, would cause which of following side effects? ये आई थिंक मैंने आप लोगों से के साथ ही पहली क्लास में कुछ जो है पहले क्लास चली उसमें या फिर अगली पेज पे मुझे याद नहीं कंफर्म किया, डिस्कस किया था। एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आई थिंक प्रीफेस और सफिक्स में भी हमने डिस्कस की थी ये बात। ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। स्टेरॉइड्स जितनी भी ड्रग हो, सोलोकार्टिव, डेक्सामेथासोन, व्हाटएवर जो भी आती है, डेल्टा कार्टेल, वो क्या करती हैं हमारे जो बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ये क्या करती हैं? ग्लूकोज अगर नहीं होगा अवेलेबल ब्लड में या कम होगा तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेटिव प्रोडक्ट से भी ग्लूकोज पैदा करवा लेंगे। नॉन कार्बोहाइड्रेटिव प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे? फैट एंड प्रोटीन। तो स्टेरॉइड हम क्यों देते हैं? एक तो पहली बात, किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाले को हम पेशेंट को देते हैं क्योंकि उनका जो इम्यून जो है वो सप्रेस कर सकें, क्योंकि ऑटो इम्यून कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो उस बात की वजह से देते हैं। दूसरा ये जो है इसके साइड इफेक्ट जो हो सकते हैं इसके स्टेरॉइड के, जब हम ज्यादा स्टेरॉइड यूज करेंगे, ज्यादा स्टेरॉइड यूज करेंगे तो बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज की प्रोडक्शन, ग्लूकोज का पैदा करना। तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जो है हमें देखना क्या होता है वो। एलोपेशिया का मतलब होता है गंजापन, हेयर लॉस हो जाए। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की लेवल, कोलेस्ट्रॉल पे भी क्वेश्चन आ चुका है 2015 के या 12 के पेपर में। तो नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 200 से बिलो होना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर।
और अगर वो 200 से 249 तक जाता है तो इसका मतलब है बॉर्डर लाइन पे है कोलेस्ट्रॉल लेवल। और हाई कोलेस्ट्रॉल कब कहेंगे? जब कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 mg पर डेसीलीटर से बढ़ जाए। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन, क्योंकि किसी ऐसी पोजीशन में हम लेटे हैं, बैठे हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए, कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? साइन सिम्टम कौन से होंगे? डिजीनेस होगी, लाइट हेडनेस होगा, पॉसिबली फेंटिंग, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो एलोपेशिया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल बॉर्डर हाई लेवल, ग्लूकोज नियोजेनेसिस, ग्लूकोज का बढ़ जाना, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड पे 2 किस्म की स्टेरॉइड्स होती हैं, ग्लूकोकार्टिको स्टेरॉइड्स एंड मिनरलोकार्टिको स्टेरॉइड्स। ये कहाँ पे पैदा होती हैं? ये मैं पढ़ा के आया हूँ आप लोगों को ही, कि वो हमारी किडनी के एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके ग्लूकोकार्टिको स्टेरॉइड एंड ग्लूको मिनरलोकार्टिको स्टेरॉइड पैदा होती हैं वहां पे, और इसका काम भी हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 44, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट रिसीविंग केमोथेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। हम क्या करेंगे पेशेंट के साथ जो इसको कीमोथेरेपी चल रही है, हमें कौन सी चीजें करना चाहिए? प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, एग्जैक्टली करना है। पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट कीमोथेरेपी, अबाउट कॉम्प्लिकेशन, अबाउट साइड इफेक्ट, अबाउट हर आर हिज डिजीज, तो एजुकेट भी हम करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, पॉसिबिलिटी है ब्लीडिंग की, कहीं पे वुंड है, तो हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे। मगर क्योंकि उसका इलाज ही कीमोथेरेपी है, तो हम कीमोथेरेपी चेंज नहीं करेंगे। पेशेंट का इलाज ही कीमोथेरेपी है और कीमोथेरेपी पे ही चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे, तो वो मैनेज करेंगे, प्रिवेंशन इन्फेक्शन से करेंगे, एजुकेशन कर देंगे, मगर जो है कीमोथेरेपी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट ही है कीमोथेरेपी। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर पेशेंट। कैंसर को हम क्या कर रहे थे? न्यूप्लाज्म। तो रेडियोथेरेपी मीन्स रेडिएशन, रेडियोथेरेपी रेडिएशन के थ्रू, आयोनाइज रेडिएशन होते हैं, उसके थ्रू हम ट्रीट करते हैं। और कीमोथेरेपी मीन्स केमिकल एजेंट्स, केमिकल ड्रग्स के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी वाज गिवन बाय। तो पर्सनालिटी का जो स्ट्रक्चर है वो सिगमंड फ्रूड ने दिया था, और वो स्ट्रक्चर क्या था? इड, ईगो, सुपर ईगो। अगर कोई पूछे कि सिगमंड फ्रूड ने पर्सनालिटी स्ट्रक्चर कौन सा दिया था, तो उसमें दिया था उसने इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और इसने साइको एनालिसिस की थ्योरी भी दी थी, वो भी, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी इसका रोल है। वैसे हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है, वेस्टर डेविड वेक्सलर, उसका इंटेलिजेंस पे काम है, इंटेलिजेंस स्केल उसने बनाया था, जो है बच्चों में आईक्यू चेक करने के लिए, जो है ज्यादातर इसके एक्सपेरिमेंट्स जो थे बच्चों पे थे। उसके अलावा एरिक्सन, एरिक्सन जो है बेस्ट नोन है थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद स्पेसिफिकली फिजियोलॉजिकल स्ट्रगल that the contribute to the major aspect कौन से हैं वो? he told 8 stages of life, जिंदगी की 8 स्टेजेस में इसने जिंदगी को किया, तो इसने स्टेजेस ऑफ लाइफ पे जो है थ्योरी दी एरिक्सन। देन अल्फर्ड बेंट ने जो है इंटेलिजेंस टेस्ट जो है फॉर्म किया, बनाया, कि आईक्यू जो है उसको मेयर कैसे करे, आईक्यू टेस्टिंग कैसे करे। इसलिए अल्फर्ड बेंट को फादर ऑफ आईक्यू भी कहा जाता है। साइको फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये भी आप याद कर ले अगर आ जाए तो। विलियम वेंडेट जो है उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, और वो साइकोलॉजी का फादर है, फाउंडर है। देन क्वेश्चन नंबर 46, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी की पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं? तो उसमें
ब्रोंकोस्कोपी की वजह से एस्पायरेशन हो सकती है, क्योंकि ब्रोंकोस्कोपी लाइक एंडोस्कोपी एक टेक्निक होती है। एंडो जो है वो रेक्टम के थ्रू, और ब्रोंको जो है स्कोपी वो माउथ के थ्रू ब्रोंकस में, और लेरेंक्स, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल में हम उनको विजुलाइज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए या थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। तो क्या होगा, अगर माउथ से आप वो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो एस्पायरेशन कलेक्ट होती जाएगी, और वो एस्पायरेशन हो जाएगी, पेशेंट को एस्पायरेटिक निमोनिया हो सकती है। देन इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं, अगर वो एंडोस्कोप जो ब्रोंकोस्कोप हमारा क्लीन ना होगा तो। उसके अलावा न्यूमोथोरेक्स हो सकती है, अगर कोई लंग्स में, ब्रोंकाई में रप्चर हो गया तो लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल कैविटी, तो एयर लीकेज हो जाएगी वहां पे, और वहां पे जो है अक्यूमुलेशन हो जाएगी एयर की, और फिर क्या होगा, लंग कोलेप्स होना शुरू हो जाएगा, लंग्स सुकड़ता जाएगा और कोलेप्स हो जाएगा। इसके पॉसिबल और भी काज हो सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी से तो माइनर काज है, चेस्ट ट्रॉमा, excessive pressure on lungs, lung disease, commonly a COPD, chronic obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease जो है मोस्ट कॉमन काज बनती है इसका। तो इसकी ट्रीटमेंट होती है चेस्ट ड्रेन, जो है उसे चेस्ट ट्यूब कहें या चेस्ट ड्रेन कहें, जिससे वो एयर और उसको जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको निकाल सकते हैं। तो गैस्ट्रिक परफोरेशन जो है नहीं हो सकती। वाई, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जो गैस्ट्रिक ट्रैक से कोई हमारा वास्ता ही नहीं, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो इन्फेक्शन भी होगी रेस्पिरेटरी। गैस्ट्रिक परफोरेशन एंडोस्कोपी के हो सकती है कॉम्प्लिकेशन, मगर ब्रोंकोस्कोपी की नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 47, डोपामिन ड्रग इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट? बेसल गेंगलिया जो है ब्रेन के, वो प्रोड्यूस करते हैं डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा सेरोटोनिन, डोपामिन, और ये जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स लाइक होते हैं, मगर हार्मोन्स जो है हमारी बूस्ट करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक इशू जो है उनको, और ये जो है सिग्नल जो है जो एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसफर हो रहे हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। उसमें ये इसका प्रोड्यूस होना सबस्टेंशिया, नाइजेरिया, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ये सारे करते हैं। तो उसमें बेसल गेंगलियन होते हैं। बेसल गेंगलियन क्लस्टर ऑफ सब कार्टिकल न्यूक्लियाई सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डोपामिन को। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो हमारा सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, टेम्परेचर का सेंटर है, वो ब्रेन स्टीम और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करवाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करवाता है हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन जो है ग्राम बेल ने इन्वेंट किया। उसके अलावा गैलीलियो जो है टेलीस्कोप जो है वो स्काई को देखने के लिए इन्वेंट किया, और मार्कोनी ने रेडियो जो है वो इन्वेंट किया, और थॉमस अल्वा एडिसन जो है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, मुस्लिम लीग फाउंडेड 30 दिसंबर 1906, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी थी, और ये मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी थी जो आज बांग्लादेश में ढाका, वहां पे 30 दिसंबर को बनी थी। इसका जो इजलास, फर्स्ट इजलास हुआ 1907 को, वो कराची में हुआ था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। उसके बाद, उससे पहले 1912 में अगर क्वेश्चन आ जाए तो मुस्लिम लीग को एड्रेस किया था, खिताब किया था उसकी कॉन्फ्रेंस को कायदे आजम ने, मगर तब तक वो उसका मेंबर नहीं था। फर्स्ट जो इसका प्रेसिडेंट थे, इसके फाउंडर थे, वो